हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोगी सहगामी। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लास्ट पॉइंट को समझेंगे, जो है एकीकरण। देखिए, एकीकरण भी संगठनात्मक प्रक्रिया है। सामाजिक संरचना और प्रक्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक व्यवस्था की विभिन्न इकाइयों में एकीकरण हो। एकीकरण के अभाव में समान व्यवस्था में तनाव बढ़ जाता है। इसके प्रबंधन में शिथिलता आती है, एकता में कमी आती है और साथ ही समाज में अव्यवस्था और विघटन जन्म लेता है। एक प्रक्रिया के रूप में एकीकरण समाज में समूह की दृढ़ता और साथ ही व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक है। सामाजिक एकीकरण एवं दृढ़ता के बारे में सुस्पष्ट विचार व्यक्त करने वाले विद्वानों में दुर्खीम का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने ही सबसे पहले श्रम विभाजन और आत्महत्या के सिद्धांतों में इन पर विचार किया। दुर्खीम ने अपने उदाहरणों द्वारा ये प्रकट किया कि आत्महत्या की दर उन समूहों में अधिक है जिनमें समूह की एकता और दृढ़ता में कमी पाई जाती है। अब हम एकीकरण की परिभाषा एवं अर्थ को समझेंगे। देखिए, एकीकरण का संबंध संपूर्णता और उसके अंगों से है। यदि हम सारे समाज को एक संपूर्णता मान ले तो अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीति, परिवार, ये सभी उसकी उप व्यवस्थाएं हैं। इन सभी में एकजुटता और एकीकरण जरूरी होती है। इस तरह से एकीकरण का तात्पर्य है समग्र की इकाइयों का संयुक्त होना या मिलना। एकीकरण का अर्थ कई इकाइयों द्वारा एक संपूर्णता का निर्माण भी है। इसमें विभिन्नता की धारणा निहित होती है और साथ ही ये विचार भी निहित होता है कि विभिन्न इकाइयों को साथ रखा जाए। इसका मतलब ये है कि जो इकाई अलग हैं वे एक दूसरे की सहायता करने और पूरक बनने की इच्छा रखती हैं। इसके अभाव में एकीकरण में संपूर्णता का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों को लाभ होता है और इसी कारण वे एकता बनाए रखना चाहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी आदि विभिन्न धर्मावलंबी निवास करते हैं। यदि इनके विचारों, भावनाओं एवं मनोवृत्तियों में समानता उत्पन्न हो जाए तो यही एकीकरण की स्थिति कहलाएगी। लेकिन एकीकरण का तात्पर्य विभिन्न समूहों का बिल्कुल एक हो जाना नहीं होता है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। समाजशास्त्री गिलिन इस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि एकीकरण का तात्पर्य समरूपता से नहीं बल्कि संगठन से है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक समाज भी अलग अलग इकाइयों की भावनाओं, मनोवृत्तियों और व्यवहारों में संगठन उत्पन्न हो जाना ही एकीकरण है। एकीकरण में इकाइयों के बीच मतभेद समाप्त हो जाती हैं। वहीं समाजशास्त्री केसी पांडे ने लिखा है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत कई इकाइयों द्वारा एक संपूर्णता का निर्माण किया जाता है। इसमें विभिन्नता की धारणा निहित है और साथ ही एक विचार भी मौजूद है कि विभिन्न इकाइयों को साथ रखा जाए। इसका अर्थ ये भी होता है कि जो इकाई अलग अलग है वे एक दूसरे की सहायता करने और पूरक बनने की इच्छा रखती हैं। इसके अभाव में एकीकरण संभव नहीं है और साथ ही एकीकरण में संपूर्णता का निर्माण करने वाली विभिन्नता इकाइयों का लाभ निहित होता है और इस कारण वे एकता बनाए रखना चाहती हैं। आर्गबन और निमकाप के अनुसार पृथक अंगों को मिलाकर एकाकी इकाई निर्मित करने की प्रक्रिया ही एकीकरण है। इस प्रकार से एकीकरण की प्रक्रिया में अंगों से मिलकर एक समग्र इकाई या संपूर्णता का निर्माण होता है और एकीकरण संगठन भी एक प्रक्रिया है। देखिए, जो एकीकरण है ये एक प्रक्रिया और एक दशा दोनों ही है। एक प्रक्रिया के रूप में एकीकरण समाज में निरंतर चलता भी रहता है और समाज व्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है और उसी के अनुरूप इकाइयां भी अपना सामंजस्य स्थापित करती रहती हैं। कभी कभी एक इकाई में परिवर्तन होने पर भी वह समस्त व्यवस्था को बदल देती है। देखिए, एकीकरण एक दशा भी है। इसको स्पष्ट करते हुए हम ये समझेंगे कि जब एकीकरण को प्राप्त कर लिया जाता है तब इकाइयों और समग्र के बीच संतुलन कायम हो जाता है। तब यह स्थिति या दशा एकीकरण कहलाती है। जब यह संतुलन टूटने लगता है तो व्यवस्था में विघटन प्रारंभ हो जाता है।
इस प्रकार एकीकरण का तात्पर्य उन बंधनों से है जो सदस्यों में एक दूसरे के प्रति पाए जाते हैं। अब हम एकीकरण के कारकों को जानेंगे। देखिए, आर्गमन एवं निम्कोफ ने उन कारकों का उल्लेख किया है जो एकीकरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं। वे कारक 3 प्रकार के हैं। पहला है समूह का आकार, यानी बड़े और द्वैतिक समूह की तुलना में छोटे और प्राथमिक समूह में एकीकरण की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि छोटे समूह में ही सदस्यों की भावनाओं और विचारों को अच्छी तरह से समझकर संगठन बनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है समजातीय या समरूपता। देखिए, समूह के आकार और सजातीयता में घनिष्ठता संबंध होता है। छोटे समूह या सजातीय होते हैं, जबकि बड़े समूहों में धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति, शिक्षा एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी सजातीयता का अर्थ किसी संपूर्णता की विभिन्न इकाइयों का एक समान होना होता है। शारीरिक और मानसिक समरूपता भी एकीकरण को बढ़ावा देती है। भारत जैसे देश में जहाँ धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति को लेकर अनेक विविधता पाई जाती है, एकीकरण की समस्या भी यहाँ पे अधिक जटिल होती है। तीसरा पॉइंट है भौतिक यानी भौगोलिक गतिशीलता। देखिए, भौतिक या भौगोलिक गतिशीलता का अर्थ है लोगों द्वारा एक सांस्कृतिक एवं भौगोलिक क्षेत्र को छोड़कर निवास के लिए दूसरे क्षेत्र में जाना। देखिए, भौतिक गतिशीलता और प्रवास के कारण भी एकीकरण में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि इनसे व्यक्ति का समूह बदल जाता है और उसे एक नए समूह में एकीकरण करना पड़ता है। अब हम सामाजिक एकीकरण के रूप को समझेंगे। देखिए, सामाजिक एकीकरण के प्रमुख 4 रूप हैं, जिसमें पहला है सामाजिक प्रकार्यात्मक एकीकरण। मानव की अनेक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनसे शारीरिक, आर्थिक, भावनात्मक, व्यवस्थात्मक और मूल्यात्मक आवश्यकताएं प्रमुख हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही समाज में कई संरचनाएं विकसित हुई हैं, जो अनेक प्रकारों को करती हैं। समाजशास्त्री पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कुछ मुख्य तत्वों का भी उन्होंने उल्लेख किया है, जैसे नातेदारी व्यवस्था, सत्ता एवं धर्म। देखिए, सामाजिक संरचना के ये सभी तत्व किसी न किसी रूप से सामाजिक एकीकरण में योगदान करते हैं। दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक मूल्यात्मक एकीकरण। देखिए, प्रत्येक समाज और समूह की अपनी एक संस्कृति होती है। संस्कृति भी एकीकरण में सहायक होती है। सांस्कृतिक प्रतिमान और मूल्य लोगों के व्यवहारों का नियमन और नियंत्रण करने और साथ ही समाज में सही और गलत का निर्धारण करने और विचारों में एकता और साथ ही सहमति पैदा करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार इस कार्यों में समान भाषा, धर्म, प्रथाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, खान पान, वेशभूषा, प्रतीक और चिन्ह और साथ ही विचारधारा और कर्मकांड भी योगदान देते हैं। तीसरा पॉइंट है सामाजिक मनोवैज्ञानिक एकीकरण। देखिए, समाज और व्यक्ति के एकीकरण में मनोवैज्ञानिक कारकों का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। मानव की अनेक जैविकीय, आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज भी अनेक उपव्यवस्थाएं हैं, जैसे परिवार, गोत्र, नातेदारी, धर्म, सत्ता, अर्थव्यवस्था, ये सभी। इन उपव्यवस्थाओं के द्वारा व्यक्तियों को संतुष्टि प्राप्त होती है, तो समाज में एकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। अलग अलग उपव्यवस्थाओं से संबंधित व्यक्तियों में पारस्परिक निर्भरता के भाव एवं आंतरिक उत्साह भी समाज में एकीकरण पैदा करते हैं। चौथा है द्वंद्वात्मक भौतिकवादी एकीकरण। इस प्रकार के एकीकरण का उल्लेख संघर्षवादी विचारधारा के लोग ज़्यादा करते हैं, जैसे मार्कस जी। उनका मानना है कि वर्गों पर आधारित समाज व्यवस्था में अलग अलग वर्गों में अपने अपने हितों को लेकर संघर्ष पाया जाता है। संघर्ष के दौरान अलग अलग वर्गों में एकीकरण पैदा होती है, जिसका आधार अपनी हित रक्षा करना होता है। वर्ग संघर्ष भी समाप्ति पर जब वर्ग समाप्त हो जाता है, तब समाजवाद की स्थापना हो जाती है। तब भी समाज में एकीकरण उत्पन्न होता है। अब हम एकीकरण और सात्मीकरण के अंतर को समझेंगे कि दोनों में आखिर अंतर क्या है। देखिए, एकीकरण एक लक्ष्य है जिसे सात्मीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। सात्मीकरण में
अलग अलग सांस्कृतिक समूहों में समानता उत्पन्न हो जाती है, जबकि एकीकरण में सामाजिक संगठन की इकाइयों में एकजुटता उत्पन्न हो जाती है। और साथ ही एकीकरण में इकाइयों की पृथकता बनी रहती है, वे कुछ मुद्दों पर समान रूप से प्रयास करते हैं। सात्वीकरण में एक सांस्कृतिक समूह दूसरे सांस्कृतिक समूह के मूल्यों, उद्देश्यों और विचारों को अपना लेती है। देखिए, एकीकरण में इकाइयों में एकरूपता की मात्रा कम या अधिक हो सकती है, जबकि सात्वीकरण में इकाइयों में पूर्ण समरूपता पाई जाती है। तो इस तरह से एकीकरण और सात्वीकरण में अंतर पाया जाता है। अगर आपने अभी तक सात्वीकरण के टॉपिक को नहीं देखा है तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सात्वीकरण के बारे में पता चलेगा। वैसे इस टॉपिक में एकीकरण हो, सात्वीकरण हो या परसंस्कृतिकरण हो या व्यवस्थापन या समायोजन हो, सहयोग, सामाजिक प्रक्रियाएं या सामाजिक अंतःक्रिया, ये सभी जो पॉइंटें थीं सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत, सहयोग सहगामी इस टॉपिक के अंतर्गत, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए।